नमस्कार, क्लास इन क्लिक में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम में हमने 2 अध्याय पढ़ लिया था, 2 अध्याय बाकी हैं। इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 कहता है पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण जो होते हैं उनका निवारण किस प्रकार से होगा, उन पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाएगा, इसका वर्णन हमें अध्याय 3 में मिलता है। अध्याय 3 में धारा 7 से धारा 17 तक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। धारा 7 और 17 इनका वर्णन अध्याय 3 में मिलता है। धारा 7 यह कहता है कि उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना। एक निश्चित मानक निर्धारित किए गए हैं। उन निश्चित मानकों का उल्लंघन किसी भी व्यक्ति द्वारा, ऐसा व्यक्ति जो उद्योग चलाता है या ऐसी किसी प्रक्रियाओं में संलिप्त है जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकते हैं, वह उन मानकों का उपशमन नहीं करेगा। धारा 18 परिसंकट में पदार्थों को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों का पालन किया जाना। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे किसी पदार्थों को जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है उनका निर्माण करता है, संरक्षण करता है, या ऐसी किसी प्रक्रिया जिन्हें हथालनों में या हथालने में वर्णित किया गया है, वह निश्चित रक्षा के उपायों का पालन करेगा, अन्यथा वह उनका जो भी वर्णन हथालने में किया गया है वह नहीं कर पाएगा। धारा 19 कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना। कुछ मामले मतलब वे सभी मामले जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है या होने की संभावनाएं हैं या हो रहा है, उनकी जानकारी सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण और अभिकरणों को दी जाएगी। इसका वर्णन धारा 19 में है। धारा 9 में है। धारा 10 प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियों से संबंधित है कि जो अधिकारी या ऐसे प्राधिकारी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा या शक्तियां प्रदान की जाएगी, वे किन स्थानों में प्रवेश कर सकते हैं और उन स्थानों का निरीक्षण कर सकते हैं, इसका वर्णन धारा 10 में मिलता है। धारा 11 नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। इसके लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा उसका वर्णन धारा 11 में मिलता है। इसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसके पास नमूने लेने की शक्ति होगी। वह व्यक्ति अधिष्ठाता या अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त अभिकर्ता को सूचित करेगा। व्यक्ति जिसे केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है या शक्तियां दी हैं, वह अधिष्ठाता या अभिकर्ता को सूचित करेगा। इन दोनों की उपस्थिति में नमूने लिए जाएंगे, उन्हें एक बॉक्स में बंद किया जाएगा। इसमें इनके साइन और हस्ताक्षर सील साइन होंगे। फिर इसे धारा 12, ये देखिए धारा 12 पर्यावरण प्रयोगशालाओं से संबंधित है, तो धारा 12 के तहत निर्मित पर्यावरण प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है नमूने लेने के लिए। दूसरा एक केस यह हो सकता है कि इस व्यक्ति ने इस अधिष्ठाता को सूचित किया, लेकिन यह जो अधिष्ठाता है या इसके द्वारा नियुक्त अभिकर्ता है, अभिकर्ता का मतलब है कि जो इसकी जगह पे पावर ऑफ अटॉर्नी होता है ना, उसके बारे में बात करता है, सूचित करता है, लेकिन यह जानबूझकर अनुपस्थित रहता है। ठीक है। इस केस में क्या किया जाएगा कि इस व्यक्ति को जिसके पास नमूने लेने की शक्ति है, यह नमूना लेगा, उसे एक बक्से में बंद करेगा, उस पर सीन और साइन करेगा और उसे धारा 12 के तहत निर्मित प्रयोगशाला को भेज दिया जाएगा। ठीक। एक अगला केस यह हो सकता है कि यह व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित तो है लेकिन साइन करने से मना कर देता है।
तो इस केस में क्या होगा कि नमूना लेने वाला व्यक्ति ही केवल उसमें साइन करेगा, उसे बक्से में बंद करेगा, सील और साइन होगा और उसे प्रयोगशाला में भेज दिया जाएगा। इन सभी की जानकारी धारा 13 के तहत नियुक्त सरकारी विश्लेषक को यह व्यक्ति सूचित करेगा। ठीक है, इन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। 11, 12 और 13 को मिलाकर हमें इन प्रक्रिया को ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ यह याद रखना है कि 11 में और 12 में और 13 में किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक। धारा 14 सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्टों से संबंधित है, जिसे धारा 13 के तहत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इन सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्टों से आशय यह है कि इन रिपोर्टों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है केवल तभी जब उस पर सरकारी विश्लेषक के हस्ताक्षर हों। ठीक है, इसका वर्णन धारा 14 में मिलता है। धारा 15 शास्तियों से संबंधित है। अधिनियम तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या फिर 1 लाख तक के जुर्माना या फिर दोनों की जा सकती हैं। अगर यह असफलता जारी रहती है तो प्रतिदिन 5,000 तक का दंड दिया जा सकता है। ठीक। अगर असफलता मतलब होता है किसी नियम को न मान पाना। असफलता या उल्लंघन दोष सिद्धि से 1 वर्ष की अवधि के आगे चालू रहता है। ठीक है, तो 7 साल तक की कैद हो सकती है। ठीक। धारा 16 कंपनियों द्वारा अपराध और धारा 17 सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है कि कंपनियों या सरकारी विभागों द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो किसे दोषी माना जाएगा। कंपनियों द्वारा किए गए अपराध में वह व्यक्ति जो उस समय उस कंपनी के निर्णय निर्माण में शामिल होता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक से अधिक व्यक्ति हो, उसे अपराधी समझा जाएगा, साथ ही उस कंपनी को भी अपराधी समझा जाएगा। हालांकि अगर यह व्यक्ति यह साबित कर दे कि जो किया गया कृत्य है यह इसकी जानकारी के बिना हुआ है, इस स्थिति में उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। सेम चीज़ें धारा 17 पर भी लागू होती हैं। सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध में किसे माना जाएगा, तो उस व्यक्ति को माना जाएगा जिसके पास पावर्स हैं उस सरकारी विभाग की। हालांकि वह अगर यह साबित कर दे कि किया गया कृत्य उसकी जानकारी के बिना हुआ है तो अपराधी नहीं माना जाएगा। अगला अध्याय है 4। यह अंतिम अध्याय और अंतिम अध्याय हमेशा प्रकीर्ण होता है, जिसे मिसलेनियस कहा जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया जाता है। इसमें धारा 18 से धारा 26 तक का वर्णन मिलता है। छोटी छोटी धाराएं, हमें सिर्फ धाराएं जाननी है कि किन धारा में क्या लिखा गया है, इसके अंदर कुछ भी काम का नहीं है। धारा 18 सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण से संबंधित है। मैंने पिछले अधिनियम में भी बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त शक्तियां हैं और वह उन शक्तियों के अधीन कोई कार्य करता है जिससे किसी को हानि हो सकती है, किसी को दिक्कत हो सकती है, फिर भी अगर वह किया गया कार्य सद्भावनापूर्ण है, उसका कोई द्वेष नहीं है इसके पीछे, तो उसे या उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी। 19 है अपराधों का संज्ञान। अपराधों का संज्ञान से मतलब है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी किए गए अपराध का संज्ञान केवल तभी लिया जाएगा जब केंद्र सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी यह कहे या फिर कोई भी व्यक्ति 60 दिन पूर्व की सूचना के साथ किसी वाद को पेश करे, अन्यथा नहीं। धारा 20 जानकारी, रिपोर्ट तथा विवरणियों से संबंधित है। धारा 21 धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होने से संबंधित है। इसका वर्णन धारा 21 में मिलता है। धारा 22 अधिकारिता का वर्जन से संबंधित है। किसकी अधिकारिता? तो न्यायालय की अधिकारिता। न्यायालय की अधिकारिता उन क्षेत्रों तक वर्जित होगी जिन क्षेत्रों का वर्णन इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया है। जैसे किसी अपराध के लिए इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया गया है तो उस अधिकार क्षेत्र में न्यायालय की अधिकारिता वर्जित होगी। धारा 23 प्रत्यायोजन करने की शक्ति से संबंधित है।
धारा 24 अन्य विधियों के प्रभाव से संबंधित है। इसका मतलब है कि अगर दो विधियों में किसी बात को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस विधि में कही गई बातों को माना जाएगा या इस विधि में कही गई बातें प्रभावी होंगी। धारा 25 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। किन किन क्षेत्रों में नियम बनाए जा सकते हैं, तो जनरली यही लिखा गया है कि जो भी पर्यावरण के संरक्षण या प्रदूषण से बचाने के लिए आवश्यक है उन सभी चीज़ों पर नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की इस अधिनियम के तहत होगी। और धारा 26 इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को अधिनियम के बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना, इस चीज़ से संबंधित है धारा 26। तो यहाँ पर आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप बाद में जुड़ते हैं और आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो आपको इस नंबर पे 9238327234 इस नंबर पे आप या तो व्हाट्सएप कीजिए या तो टेलीग्राम कीजिए। आप सिर्फ हाई लिख कर भेजिए। आपको उस दिन तक, जिस दिन आप इसमें मैसेज करेंगे, उस दिन तक हुए सभी क्लास के लिंक और पीडीएफ नोट्स भेज दिए जाएंगे। बाद के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करके टेलीग्राम लिंक भी भेजा जाएगा जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मुझे आपको नोटिफाई करने का कोई तरीका नहीं है कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर कोई न्यूज़ प्रिपेयर करता हूँ तो मैं किस तरीके से आपको भेज सकूँगा, इसका कोई तरीका या इन्फॉर्मेशन देने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है। तो बेटर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियोज़ अगर आती हैं नहीं तो आपको एटलीस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए उस चीज़ के लिए और समय पर आपकी तैयारी जारी रहे। आगामी एग्ज़ामों के लिए शुभकामनाएँ। धन्यवाद।